नमस्कार, मरवन क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। मैं आपको आज चोल साम्राज्य का दूसरा भाग पढ़ाऊँगा, यानी कि उसमें जो पहले था चोल साम्राज्य के प्रमुख वंशज जो कुलोत्तुंग प्रथम तक आपको मैंने पहले पाठ में बताया। अब दूसरे पाठ में चोल साम्राज्य में दूसरे जो शासक हुए थे चोल चालुक्य वंश, यानी वहाँ से शुरू होगा चोल चालुक्य वंश से आगे तक, और चोल चालुक्य वंश से अंतिम शासक तक चलेगा ये। तो राजेंद्र था थर्ड चोल वंश का, वो अंतिम शासक होता है। तो मैं आपको चोल साम्राज्य के अंतर्गत आपको चोल चालुक्य वंश के जो शासक हुए थे प्रमुख, उनके बारे में पढ़ाता हूँ, अध्ययन कराऊंगा। और मैं पहले आपको मैप के आधार पर आपको पढ़ाता हूँ। मैप से आपको स्थायी मेमोरी में जाएगा। और मैप कैसे बनाता देख लो, ऐसे मैप बनाना चाहिए। और मैप बनाने के बाद इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं। मैप के बनाने से मैप के द्वारा आपको अध्ययन करना है। तो चोल साम्राज्य कहाँ पर था आपको मैंने पहले ही बताया था। ये तमिलनाडु और आंध्र वाले भाग में, इधर ये क्या थे चोल, ये तमिलनाडु वाला भाग और आंध्र प्रदेश वाला भाग। फिर है इधर नीचे थे पांड्य। कौन थे? पांड्य। ये पांड्यों का साम्राज्य था। और इधर थे अपने चेर। चेर इसको दूसरा नाम अथवा में केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल भी कहते थे। तो चोल, पांड्य, चेर, चोल और पांड्य ये प्रमुख राज्य थे जो एक शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे दक्षिण भारत में। ये दक्षिण वाला भारत है। ये दक्षिणापथ का साम्राज्य, दक्षिणापथ की या हुआ करता था। यह रास्ता जो दक्षिण की दिशा की ओर जाता था। तो इस चोल वाले राज्य से ऊपर था, इधर वाला क्षेत्र था वो किसके अधीन आता था? राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट वंश थे। इधर आपको पता ही है गुर्जर प्रतिहार वंश का था। ये गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ये था गुर्जर प्रतिहार। और इधर आपको पता ही है पाल वंश, यानी बंगाल में कौन थे? बंगाल वाला क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। इधर अपना कन्नौज था, कन्नौज यूपी में, कन्नौज से नीचे इधर मालवा। तो इस प्रकार ये राज्य थे। परंतु चोलों का साम्राज्य था दक्षिणी भारत में था। दक्षिणापथ से जाने वाला रास्ते से ये दक्षिणापथ वाले चोल, चैल और पांड्य राज्यों में ये रास्ता जाता था। चोल के ऊपर इधर पल्लवों का राज्य था। किसका? पल्लवों का राज्य हुआ करता था। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, चोलों का इतिहास है संगमकालीन इतिहास माना जाता है। और संगमकालीन इतिहास मानने के पीछे ये था, उस समय बड़े शूरवीर राजा हुए थे, परंतु करिकल उनका प्रमुख संगमकालीन है। संगम साहित्य में एक करिकल एक शक्तिशाली राजा के बारे में उल्लेख मिलता है, बाकी के वाले नहीं है। यानी कि 9वीं शताब्दी के बाद, यानी कि विजयालय, 9वीं शताब्दी का शासक था विजयालय से लेकर राजेंद्र थर्ड तक ये बीच वाला मैटर है। यानी कि ये विजयालय ने 848 में शासन किया था, शुरुआत की थी। यानी चोल साम्राज्य की शुरुआत कब से मानी गई है? द्वितीय, पहले संगम था, अब वापस चोल, यानी कि 848 ईस्वी से मानी जाती है स्थापना विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा ये स्थापना होती है। और 1273 ईस्वी तक ये कब तक चलता है? 1273 ईस्वी तक राजेंद्र थर्ड होता है, उसको ये हराएगा पांड्यों के शासक। पांड्य का इनका अधिकार करते हैं। ये पहले क्या किसके? पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत होने के नाते विजयालय ने शक्ति स्थापित करके वहाँ अपना छोटा सा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके बाद ये 848 से लेकर 1273 तक चलता है और राजेंद्र थर्ड होता है, उसका अंतिम शासक होता है। किसका? चोलों का।
तो मैंने कुलोतुंग प्रथम तक पढ़ाया था, कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग प्रथम तक मैंने क्या किया था आपको, ये राजा विजयालय से लेकर कुलोतुंग प्रथम तक पढ़ाया। तो अब मैं कुलोतुंग प्रथम है, ये कहाँ से आया, देखो कुलोतुंग प्रथम है मूल रूप से ये था, कौन था, ये चालुक्य था। क्या था, चालुक्य था। और माता थी, माता इसकी चोल थी, माता तो क्या थी, चोल। और वंशज किसका था, ये चालुक्य वंशज था। यानी कि कुलोतुंग है प्रथम है, ये पूर्वी चालुक्य, इधर वाले चालुक्य थे ना, वेंगी वाले, इधर पल्लवों के ऊपर वेंगी वाला साम्राज्य था। तो वेंगी के पूर्व शासक थे चालुक्य, उनमें शासक था राजराज या राजेंद्र प्रथम। चोल शासक था राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी अभंगाबाई। पुत्री कौन थी, यानी कि कुलोतुंग का माता का नाम क्या था, ये माता थी चोल वंश की राजेंद्र, यानी कि राजेंद्र प्रथम यानी राजराज प्रथम की पुत्री अभंगाबाई। अभंगाबाई का पुत्र था। और इस तरह वह राजेंद्र का क्या था, नाती था, यानी कि दोहिता था। चोल राजेंद्र प्रथम का, चोल वंश का राजेंद्र प्रथम का क्या था, दोहिता था। और इसके पिताजी का वंश था चालुक्य और माता का वंश था चोल। तो ऐसे करके इसका एक नया साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और चोल और साम्राज्य क्या हो जाएगा, चालुक्य चोल वंश। तो कुलोतुंग प्रथम ने 1076 ईस्वी में चोल राज्य का शासक बना। यानी उस समय उत्तराधिकारी को लेकर चोलों में आपस में युद्ध हो गया था और मौका का फायदा उठाकर क्या किया, कुलोतुंग प्रथम ने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लेता है। और वेंगी के चालुक्य होने के नाते, ये कहाँ का था मैंने बताया अभी, वेंगी का चालुक्य होने के नाते ये चोल राज्य में स्थापित हो गया। और एक उस समय वेंगी का चालुक्य और चोलों का चालुक्य आपस में, वेंगी के चालुक्य और चोलों के साम्राज्य पर अधिकार कर लेता और वेंगी के चालुक्यों को भी अपने अधीन कर लेता है। और इस प्रकार ये क्या कर जाता है, नया वंश हो जाता है भारत में, एक चोल चालुक्य वंश। फिर आता है कि करी ये कुलोतुंग प्रथम, ये कुलोतुंग प्रथम था। कुलोतुंग प्रथम के बाद विक्रम, कुलोतुंग प्रथम के साथ बाद चोल वंश का यानी चालुक्य चोल वंश का शासक कौन आता है, विक्रम चोल। कौन आता है, विक्रम चोल। यानी कि चोलों का कुलोतुंग प्रथम के बाद शासक कौन आता है, विक्रम चोल। और विक्रम चोल ने ये क्या करता है, 1120 से 1135 ईस्वी तक क्या होता है इनका, ये अपना शासक बनता है। कब से कब तक, विक्रम चोल 1120 में अपनी राजगद्दी पर बैठता है और 1135 ईस्वी तक अपना शासन करता है। ये देखो विक्रम चोल होता है, क्या करता है, विक्रम चोल है वेंगी के राज्य को, वेंगी वाला राज्य था इधर, वेंगी के राज्यों को थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है कुलोतुंग के जब बुजुर्ग होता है। तो उसके बाद क्या करता है, वेंगी के चालुक्यों को पुनः अपने अधीन कौन कर लेता है, विक्रम चोल। वेंगी वाला साम्राज्य में जो चालुक्य थे रहे उनको पूरी तरह क्या करते हैं, अपने अधीन मिला देता है। और होयसल के युद्ध में, होयसलों को भी युद्ध में परास्त करते हैं। होयसलों को इधर गंगावाड़ी है, यानी महाराष्ट्र राजकूट के बाद में इधर गंगवाड़ी, ये गंगवाड़ी वाला क्षेत्र होता है। और गंगे के शासकों के द्वारा, गंगे वंश का शासकों के द्वारा होता है होयसल। तो वहाँ पर होयसलों ने अपना अधिकार जमा दिया। होयसलों को भी क्या करता है, वो युद्ध में परास्त कर देता है और गंगवाड़ी राज्य को अपने, एक गंगवाड़ी राज्य का क्षेत्र होता है कोलार, गंगवाड़ी राज्य का क्षेत्र होता है गंगवाड़ी राज्य का क्षेत्र होता है कोलार। कोलार अपने अधीन गंगवाड़ी से अपने अधीन मर लेता है और बड़ा एक विशाल चोल साम्राज्य बड़ा खड़े कर देता है। और उसने अपनी एक उपाधि धारण की थी। इसने उपाधि क्या थी, समुद्र त्याग। तो क्या थी ये उपाधि थी, यानी कि विक्रम चोल की उपाधि क्या थी, समुद्र
त्याग की उपाधि ली थी उसने। यानी कि वो क्या कहा कि समुद्र के अंदर गया नहीं। वो मुख्य भूमि थी भारत की, जो अलग अलग है। इधर भेंगी के चालुक्य, पल्लवों वाला अपने अधीन ही था, गंगवाड़ी वाला क्षेत्र में कोलार, ये वाला क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया था। और वो किसने क्या कि समुद्र त्याग, क्या दिया उपाधि अपनी कि त्याग समुद्र को क्या कर दिया उसने, त्याग दिया। तो इसकी उपाधि क्या थी, त्याग समुद्र की उपाधि थी। समुद्र को ही त्याग दिया इसने। फिर आता है इसके विक्रम चोल के बाद शासक आता है कुलोतुंग सेकंड। कौन आता है, कुलोतुंग सेकंड। और कुलोतुंग सेकंड का शासन होता है 1135 से लगाकर 1155 तक। कब तक रहता है, 1155 ईस्वी तक। अब कुलोतुंग सेकंड पहले फर्स्ट आया था, फिर आया अभी कुलोतुंग सेकंड। कुलोतुंग सेकंड का साम्राज्य था, कब तक था, 1135 से लेकर 1100, कई किताबों में 50, कई किताबों में 55, तो अपने 50 मान लो। तो 1155 ईस्वी तक शासन था। उसके बाद ये क्या था, शिव जी का महान बड़ा भक्त था। शिव जी का एक कट्टर अनुयायी था। वो शिव जी के अलावा किसी देवताओं को नहीं मानता था। हिंदू धर्म वाले में विश्वास रखता था, परंतु वो शिव जी का परम भक्त होने के नाते उसने क्या किया, चिदम्बरम से, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी बार आ चुका है प्रश्न ये, चिदम्बरम से क्या करता है इसने, चिदम्बरम में जो मंदिर के अंदर सुप्रसिद्ध एक नटराजन की मूर्ति थी। चिदम्बरम में नटराजन किसकी मूर्ति थी, नटराजन मंदिर में किसकी मूर्ति थी, चिदम्बरम में नटराजन मंदिर में किसकी मूर्ति थी भाई, कि विष्णु भगवान की मूर्ति थी। किसने थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। तो इसके ये क्या करेगा, चिदम्बरम में नटराजन की मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति है। विष्णु भगवान की मूर्ति को क्या करता है, ये समुद्र में फेंकवा देता है। इस प्रतिमा को उखड़वा देता है और क्या करेगा, ये समुद्र में फेंक देता है। और समुद्र में फेंक देता है तो उसके बाद ये मूर्ति कहाँ आएगी, देखो वापस, गोविंदराज है इसका दूसरा नाम भी, क्या है, गोविंदराज। इनकी इम्पोर्टेंट है आईएमपी, इसमें आईएमपी लगा देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट ये है कि चिदम्बरम में जो नटराजन मंदिर है, नटराज का मंदिर है, नटराज के मंदिर में गोविंदराज या विष्णु भगवान की मूर्ति होती है। इस मूर्ति को एक कुलोतुंग सेकंड क्या करेगा, वहाँ से मंदिर से मूर्ति उखाड़ेगा और कहाँ डलवा देगा, समुद्र में डलवा देगा। फिर कालांतर में ये धीरे धीरे बाद में कालांतर में ये मूर्ति वापस आएगी। देखो ये वापस आएगी तो वापस कौन लाएगा, वे इनकी रामानुजाचार्य। कौन लाएगा, रामानुजाचार्य जी लाएंगे। और रामानुजाचार्य कहाँ थे, तो ये दक्षिण भारत में थे। और रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर क्या लेके आए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने वाले रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य का देखो, रामानुजाचार्य ये बड़े संत हुए थे। और रामानुजाचार्य क्या करते थे, रामानुजाचार्य ने क्या एक पंथ चलाया था, एक संप्रदाय चलाया था वैष्णव, यानी कि इसने विष्णु भगवान के परम भक्त थे और विष्णु भगवान के परम भक्ति करते थे। तो उसने एक पंथ चलाया था वैष्णवाचार्य। कौन थे, वैष्णवाचार्य एक पंथ चलाया था। और वैष्णवाचार्य के अलावा उनको कहते हैं विशिष्टाद्वैतवादी। यानी कि विशिष्टाद्वैतवादी और वैष्णवाचार्य ये रामानुजी के द्वारा दो संप्रदाय चलाए गए थे। यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर
भक्ति आंदोलन लाने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। तो इसने ये विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो उन्होंने एक पंथ चलाया वैष्णवाचार्य या विशिष्टाद्वैतवादी। विशिष्ट देते हैं, क्या देते हैं? विशिष्ट दिया था। किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। तो ये क्या करेंगे? ये जो मूर्ति नटराजन के मंदिर में विष्णु भगवान की यानी गोविंदराज की मूर्ति चिदम्बरम में से ये समुद्र में कौन फेंकवाता है? कुलोत्तुंग सेकंड फेंकवा देता है। तो इस मूर्ति को वापस लाता है कौन? रामानुजाचार्य। और वापस लाके कहाँ स्थापित करते हैं? ये तिरुपति के मंदिर में पुनः प्रस्थापित कर देते हैं। यानी कि उसी ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो ये तिरुपति मंदिर में कहाँ पर ले जाते हैं? तिरुपति मंदिर में वापस क्या करता है? स्थापित करवा देते हैं। करवाने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है कि कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम में नटराज मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति होती है, गोविंदराज जी की मूर्ति होती है, वो समुद्र में फेंकवा देता है। परंतु कालांतर में चलते चलते ये रामानुजाचार्य के द्वारा ये मूर्ति समुद्र से वापस लाते हैं और तिरुपति मंदिर में इसको स्थापित करवा देते हैं। रामानुजाचार्य का दो पंथ थे, वैष्णवाचार्य या विशिष्टाद्वैतवादी। ये अपना संप्रदाय चलाया था। फिर अपने कुलोत्तुंग सेकंड क्या करता है और क्या काम करता है? देखो, कुलोत्तुंग सेकंड है एक महान साहित्य का परम अनुरागी था, यानी कि साहित्य उसका प्रेमी था। साहित्य प्रेमी होने के नाते उन्होंने क्या किया? तंबल ये एक उसके दरबार में रहते थे कंबन, कवि थे कौन? कंबन। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। यानी कि कंबन ने क्या किया? तमिल भाषा में, यानी कि संस्कृत भाषा में थी रामायण, तो उसको किस भाषा में अनुवाद किया था? इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया था। तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले थे कौन थे? कंबन थे। कंबन किसके दरबार में रहते थे? कुलोत्तुंग सेकंड के दरबार में रहते थे। और शेकी कलार, शेकी दूसरे थे, शेकी कलार, ये भी कवि थे, इसके विद्वान थे कुलोत्तुंग सेकंड के शेकी कलार। शेकी कलार ने क्या लिखा? पेरिय पुराणम। इसने एक पुस्तक लिखी थी पेरिय पुराणम। ये पेरिय पुराणम पुस्तक किसने लिखी थी? शेकी कलार ने यह पुस्तक लिखी थी। और उसके अलावा एक उनके महान विद्वान रहते थे जिसका वो संरक्षक था कौन? कुलोत्तुंग सेकंड। वो थे ओतकुंतन। ये तीसरे विद्वान, यानी कि पहले विद्वान कंबन, दूसरे विद्वान थे शोकी कलार। और कंबन ने क्या लिखा कि संस्कृत में रामायण को, संस्कृत की रामायण को किस में भाषा में? ये तमिल भाषा में क्या किया? रामायण का अनुवाद किया था। और शेकी कलार ने क्या पुस्तक लिखी? पेरिय पुराणम और ओतकुनतन। ये तीन विद्वान हुए थे उसके दरबार में, ये साहित्य प्रेमी होने के नाते। तो कुलोत्तुंग के बारे में। कुलोत्तुंग के बाद आता है राजराज सेकंड। कौन आता है शासक? राजराज सेकंड शासक आता है। राजराज सेकंड शासक आता है। राजराज सेकंड यानी कि राजराज द्वितीय का शासन होता है 1150 से 1173 ईस्वी तक। अब इसके शासन काल में क्या क्या घटनाएं होगी और कौन कौन से साहित्य वगैरह लिखे जाएंगे? तो चोल साहित्य में राजा द्वितीय को मुक्त मिलकुत्र तिल्लियन, इसको क्या कहते हैं? मुक्त मित्र कुत्र मिल कुत्र तेलियन। बड़ा अटपटा सा नाम है, परंतु क्या करें, दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम है।
और ये याद करने पड़ते हैं अपने को। तो मुक्त, इसका नाम क्या है? मुक्त मिल कुत्र तेलियन, ते तल्लयन, तल्लयन, यानी कि इसका मुक्त मिल कुत्र तिलेयन, इसका इसमें चोल साम्राज्य में यानी कि राजा द्वितीय को चोल साहित्य में इसको क्या बोला गया था? मूल मुक्त मिल कुत्र तिलियन। और उसके बाद अर्थात उसको क्या बोला गया? तमिल का संरक्षक। किसको बोलता है? इसका अर्थ क्या होता है? तमिल का संरक्षक, तमिल का संरक्षक यानी रखवाला। तमिल का रखवाला कौन था? राजेंद्र सेकंड, राजराज सेकंड था। इसको तमिल साहित्य में मुक्त मिल कुत्र तिल्लियन कहा गया, जिसका अर्थ होता है तमिल का संरक्षक घोषित किया गया था। और राजा सेकंड द्वारा दाससुरम का उसने क्या किया? दाससुरम का इनकी दारासुरम में क्या बनाया था उन्हें? वो एक बड़ा सा मंदिर बनाया था, एरातेश्वर, एरातेश्वर यानी कि एरातेश्वर मंदिर किसने बनाया था? एरातेश्वर मंदिर राजा सेकंड ने बनाया था, दाससुरम में। कहाँ बनाया था? दाससुरम का। फिर है उसने क्या किया? आगे काम क्या किया उसने? कि सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता का बंटवारा किया। यानी कि उसने केंद्र में राजा था, राजा के अलावा प्रांतों में, प्रांतों के बाद जिलों में, जिलों के बाद क्या तहसीलों में, ब्लॉक में, ग्रामीणी तक, ये नाडु, कुंडलम, कुरुल, ये सारे क्या किया? शक्ति का विकेंद्रीकरण किया था। विकेंद्रीकरण यानी कि अपनी जो सत्ता थी उसका विकेंद्रित करने वाला शासक कौन था? चोल प्रशासन में ये था राजा सेकंड। यानी कि सत्ता का विकेंद्रित करने वाला प्रथम चोल शासक राजा फर्स्ट सेकंड था। राजराज के बाद क्या हुआ? राजधीराज सेकंड शासक बना। यानी कि इसके बाद क्या बनता है? राजाधिराज सेकंड शासक बनता है। और फिर वापस आ जाता है। राजाधिराज इतना कमजोर शासक होता है परंतु अपना शासन ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता है। और उसके बाद कुलोत्तुंग थर्ड आ जाता है। यानी कि राजराज के बाद राजाधिराज, राजाधिराज के बाद कौन आता है? कुलोत्तुंग थर्ड शासक बनता है। कौन? कुलोत्तुंग थर्ड शासक बनता है। अब कुलोत्तुंग थर्ड, तो कुलोत्तुंग थर्ड क्या क्या कार्य करेगा ये सारा अपन देखते हैं। 1179 से 1216 ईस्वी तक ये होता है इसका शासन। यानी कुलोत्तुंग थर्ड होता है वो कब से कब तक शासन होता है? 1179 से 1216 ईस्वी तक शासन होता है। इन्होंने क्या किया कि तंजौर जनपद, इधर है अपना तंजौर, चोलों का इधर राज्य है तंजौर। तंजौर में क्या करेगा इसने? तंजौर जनपद के तिरुभुवन स्थल का सुप्रसिद्ध कंपेश्वर यानी तिरुभुवन वीरेश्वर का विशाल मंदिर बनाया था इसने। तिरुभुवन यानी कि यहाँ पर है अपने तंजौर यानी तंजौर या तंजावुर कहते हैं इसको। और इस जनपद में क्या करेगा? तिरुभुवन स्थल ये क्या करता है? तिरुभुवन ये कहाँ पर है? तंजौर में। तंजौर में क्या है? तिरुभुवनम। तिरुभुवनम में क्या करेगा? ये इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर होगा कंपहर, अटपटा सा नाम है कंपहरेश्वर। कंपहरेश्वर और कंपहरेश्वर को तिरुभुवन वीरेश्वर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? तिरुभुवन वीरेश्वर। तिरुभुवन वीरेश्वर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंपहरेश्वर को। ये मंदिर है, क्या है? ये मंदिर है। और इस मंदिर में क्या करेगा? इस मंदिर का निर्माण कौन करेगा? कुलोत्तुंग थर्ड कराएगा। ये कहाँ पर कराएगा? तंजौर में। तंजौर में ही कहाँ पर?
त्रिभुवनम में करेगा। त्रिभुवन में जो मंदिर बनाएगा उसका नाम है कंप हरेश्वर, यानी कि त्रिभुवन वीरेश्वर और मंदिर है। और फिर आगे क्या करता है ये, फिर ये इसी के समय क्या होता है, चोल साम्राज्य का अंतिम महान शासक इसी को माना जाता है कुलोत्तुंग थर्ड को। और कुलोत्तुंग थर्ड के पश्चात चोल साम्राज्य क्या होगा कि उस पतन होना शुरू हो जाएगा। और इधर पांड्य, ये वाले पांड्य, इधर होयसल, और होयसल के बाद काकतीय, इधर काकतीय वाला क्षेत्र, और देवगिरी इधर वाला क्षेत्र, मालवा के नीचे देवगिरी वाला क्षेत्र, ये सारा क्या हो जाएगा, अपने ये वहाँ पर अपने अपने राज्य के राजा होंगे, वो एक शक्तिशाली राजा होंगे, राजवंश अपनी शक्ति का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करके स्वतंत्र राज्य घोषित कर देंगे, और चोलों से वे क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद कुलोत्तुंग थर्ड के बाद उनका अंतिम, चोल वंश का अंतिम शासक होता है राजेंद्र थर्ड। कौन होता है, राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड शासक बनता है 1246 में। कब बनता है, 1246 से 1255, यानी कि 1279 ईस्वी तक। कब तक बनता है, 1246 से लेकर 1279 तक शासक रहता है, परंतु ये दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। इसके शासनकाल को ही चोल वंश का अंतिम शासक माना गया है। चोल वंशों की समाप्ति हो जाएगी, और समाप्ति होने के बाद क्या होगा कि ये इसको अंतिम शासक माना गया है। राजेंद्र थर्ड को क्या माना गया है, अंतिम शासक माना गया है। और अंततः चोल किसके अधीन हो जाएंगे, पांड्यों के अधीन हो जाएंगे। ये अंततः चोल साम्राज्य 1279 में, युद्ध कब होगा, 1279 ईस्वी में पांड्यों के अधीन हो जाएंगे। किसके अधीन, पांड्यों के अधीन हो जाएगा। और पांड्यों के अधीन करने वाला कौन था, मारवर्मन कुलशेखर, यानी कि पांड्य शासक कौन था, मारवर्मन कुलशेखर। तो मारवर्मन कुलशेखर होता है किस वंश का था, पांड्य वंश का था। तो 1279 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम पर आक्रमण करेगा और राजेंद्र प्रथम को हराएगा। और जितना भी चोल ये साम्राज्य होता है, चोलों का साम्राज्य था, वो किसके अधीन आ जाएगा, पांड्यों के अधीन आ जाएगा। तो इस प्रकार राजेंद्र थर्ड को ही चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और चोल वंश का अंतिम शासक किसको माना गया है, कि राजेंद्र थर्ड को माना गया है। तो इस प्रकार अपन कुलोत्तुंग फर्स्ट से शुरू किया था, और उसके बाद विक्रम के बाद राजेंद्र, और राजेंद्र के बाद राजा धीराज, उसके बाद कुलोत्तुंग थर्ड, उस कुलोत्तुंग थर्ड के बाद राजेंद्र थर्ड। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा था, चोल साम्राज्य के प्रमुख जो शासक हुए थे उसके बारे में अपन अध्ययन किया था। ये 10वीं क्लास में जो टॉपिक है, उसके बाद 12वीं क्लास में चोल साम्राज्य है, उसके बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे उनके भी है, और जो MA हिस्ट्री में कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी टॉपिक है। और जो कंपटीशन की परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, RS की और PCS की, IS की, जो SST की नहीं, SSC की, रेलवे वगैरह, ये सारी इस तैयारी के अंतर्गत आपके इस टॉपिक के रिलेटिव थे, जिसको मैंने अध्ययन कराया। और जो पांड्यों यानी चोलों के द्वारा जो प्रमुख शासक थे, उन शासकों ने क्या क्या कार्य किया, और कौन कौन से अपने अधीन, कौन कौन से राज्य अपने अधीन किए थे, ये सारे उनके बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया। तो ये आपको पूरा मानचित्र के आधार पर अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आप मरवन क्लासेस का वीडियो यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, या नहीं सदस्यता ग्रहण करनी है, जिससे कि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और हम नए नए वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहे। और
और एक बार आपको एक पुनः आपको मैं एक हिदायत देता हूँ कि आप पढ़ते हो तो आपको ईयरफोन लगा के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईयरफोन लगा के पढ़ेंगे तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, यानी कि बाहर से कोई आया डिस्टर्ब वगैरह, बाहर से आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। आपको हमेशा ईयरफोन लगा के ही पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपका ध्यान बना रहे। और ईयरफोन में भी थोड़ी धीमी आवाज़, ज़्यादा तेज़ आवाज़ करोगे तो क्या होगी कि आपके कानों वाली ये पपड़ी है उनको गूंजने लगेगी और आपको बाद में भी आपकी आवाज़ ऐसे गूंजने आती रहेगी। तो इस प्रकार आपको एयरफोन के द्वारा आपको पढ़ाई करनी है और पहले मानचित्र को समझ लेना है। मानचित्र को समझने के बाद आपको ये अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं पुनः आपको रिपीट करा देता हूँ। मरवन क्लासेस का वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसको आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने 10वीं क्लास, विशेष रूप से आरबीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास के बच्चे जिन्होंने कोविड में स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्पेशल रूप से ये 10वीं क्लास के लिए है, परंतु 12वीं में भी है और कंपटीशन में भी ये काम आएगा। तो आप वो भी आप देख सकते हो और अपनी नोटबुक में साथ साथ उतारते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रफ कॉपी या फेयर कॉपी में होमवर्क करते रहोगे तो आपको आसानी से याद होता है। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है कि आप जितना लिखोगे उसका 25% आपको याद होगा। जब आप जितना पन्ने भरोगे उसका कितना प्रतिशत आपको याद होगा? हमेशा 25% याद होगा। 25% हाथों हाथ आपको याद हो जाएगा। कब होगा? जब आप लिखोगे, यानी कि होमवर्क करोगे। होमवर्क करना अनिवार्य है। होमवर्क करोगे तो ही आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपके लिखावट भी सुंदर होगी। परीक्षा में आपका चेहरा नहीं जाता है। आपका परीक्षा में क्या जाती है? कॉफ़ी आती है, यानी कि आपने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए। तो प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए, ये सारा आप प्रैक्टिस करने पर होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क करते रहना है। तो इस बार एक बार फिर मैं आपको सभी को धन्यवाद। आप ये पूरा वीडियो देखें और अपना वीडियो के अनुसार आप पढ़ाई करते रहिए। सबका धन्यवाद।